आज सबसे पहले हम ये सवाल पूछेंगे कि क्या भारत में धार्मिक असहनशीलता का मतलब अब पूरी तरह बदल चुका है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कम से कम हमारा संविधान तो यही कहता है। हमारे संविधान की नजर में हम हर नागरिक बराबर है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, और इस संविधान के लिए ना हिंदुओं की पीड़ा ज्यादा है ना मुसलमानों के लिए ज्यादा दर्द। ये सबको एक समान मानता है, जितनी पीड़ा हिंदुओं के लिए उतनी पीड़ा मुस्लिम्स के लिए। लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में हमारे देश में एक अजीब सा बदलाव आया, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज अगर किसी घटना में मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई विवाद हो जाए तो उस पर तुरंत राष्ट्रीय बहस शुरू हो जाती है, लंबे चौड़े लेख लिखे जाते हैं, बयान आते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलता है। सवाल पूछा जाता है कि क्या भारत में मुसलमानों के प्रति असहनशीलता बढ़ रही है, और विदेशी मीडिया भी लपक लेता है। पिछले दिनों मुंबई और ठाणे की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज में कुर्बानी के लिए लाए गए जानवरों को लेकर विवाद हुआ। उस पर भी यही बहस चली। कहा गया कि क्या मुस्लिम्स की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है और क्या उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से रोका जा रहा है। यह मुद्दा इतना बड़ा बना कि पूरा देश दिन भर इसी पर चर्चा करता रहा और बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने इस पर चिंता जताई। लेकिन फिर गाजियाबाद के खोड़ा की घटना सामने आई। खोड़ा में 5 मुस्लिम लड़कों ने एक 17 साल के हिंदू लड़के की बकरीद के दिन हत्या कर दी। हत्या भी ये कह के की गई कि क्या उसने कभी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। अब बाकी मामलों की तरह होना ये चाहिए था कि इस घटना पर भी हमारे देश में बड़े बड़ी बहसें होती, मुश्किल सवाल पूछे जाते, लेकिन सन्नाटा आ गया। दुख की बात यह है कि इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक सन्नाटा छा गया, ना इस घटना पर वैसी बेचैनी दिखी, ना बहस चली, ना कोई सवाल उठे, ना ही वो लोग चिंता जताते नजर आए जो भारत की धार्मिक असहनशीलता पर खूब ज्ञान बांटते हैं। आज बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी मुस्लिम के साथ हिंसा होती है और हम उसे पूरे समाज के लिए चिंता का विषय मानते हैं, तो किसी हिंदू नागरिक के साथ हुई हिंसा पर उतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखती। सवाल यही है कि फिर पश्चिमी मीडिया भी इसको नहीं लपकता। किसी भी लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति तब पैदा होती है जब न्याय के सिद्धांत समान न रहे, लेकिन संवेदनाएं असमान हो जाए। जब एक घटना पर पूरा देश बोले और दूसरी पर पूरा देश चुप हो जाए, जब एक पीड़ित को प्रतीक बना दिया जाए और दूसरे पीड़ित को आंकड़ा, और जब एक मौत से विचारधारा आहत हो और दूसरी मौत से नहीं। देखिए, चक्कू मार मेरे लाल के पेट में। अरे भैया मेरे लाल लो मुन्ने, अरे भैया असद ने ये बोला था सूर्या को कि क्या कहते हैं, तुमने बकरा कटते हुए देखा है, बकरा कैसे कटता है। उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चक्कू घुस गया उसने कि बकरा ऐसे कटता है। हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। सूर्या से ये बोल रहा था तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। गाजियाबाद के खोड़ा की यह खबर है, और गाजियाबाद के खोड़ा में जो कुछ भी हुआ वो सामान्य नहीं था। 17 साल के सूर्य प्रताप चौहान का मोहम्मद असद से ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं था जिसके लिए उसे बकरीद का दिन चुनकर मारा जाए। 17 साल का सूर्य तो असद को अपना दोस्त मानता था, ऐसा दोस्त जिसके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया था। सूर्य और असद खोड़ा के एक ही इलाके में रहते थे और दोनों का घर एक दूसरे से सिर्फ 250 मीटर दूर था। पुलिस का कहना है कि कभी दोस्त रहे सूर्य और असद के बीच 7 से 8 महीने पहले एक झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। हालांकि दोनों का घर नजदीक था और दोनों के दोस्त भी वही थे, इसलिए उनका आमना सामना होता रहता था, और इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस भी हो जाती थी। हालांकि ये बहस इलाके के लोगों को बच्चों की लड़ाई जैसी लगती थी, और सूर्या और उसका परिवार भी यही मानता था कि 2 बच्चों की लड़ाई है, दोस्त ही है। उन्हें लगता था कि दोस्तों में तो ऐसी गहमा गहमी चलती रहती है, इसमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 28 मई बकरीद का दिन था, और बकरीद के दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया। पुलिस के मुताबिक असद और सूर्या के बीच बकरीद के दिन एक बाइक चलाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद असद के पिता मोहम्मद नवाब ने उसे खूब उकसाया। ये कहा कि असद को सूर्या की कहानी खत्म कर देनी चाहिए। इसके बाद असद ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जिनमें मोहम्मद फरहान उसके लिए चाकू लेकर आया।
चाकू आने के बाद असद ने सूर्या को फोन किया और उससे ये कहा कि वो बकरीद के दिन सारे गिले शिकवे भुलाकर सूर्या को गले लगाना चाहता है और उससे अपने सारे विवाद खत्म करना चाहता है। सोचिए, दोस्ती की दरकार देकर उसने उसको घर बुलाया। 17 साल के सूर्या को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और असद और वो वापस से दोस्त बन जाएंगे, लेकिन जब अपने घर से कुछ दूर वो असद और उसके दोस्तों से मिलने गया तो असद ने उससे ये कहा कि क्या उसने बकरीद पर किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है, और सूर्या इसका कोई जवाब दे पाता इससे पहले असद ने उस पर चाकू से हमला कर दिया और उसके शब्दों में वो उसे हलाल करके वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद भी सूर्या की धड़कन चल रही थी। उसे बचाने के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन बाद में उसने दम तोड़ दिया और जब परिवार ने इंसाफ के लिए विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले मुख्य आरोपी असद के पिता मोहम्मद नवाब को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप है कि उसी ने अपने बेटे को इस हिंदू लड़के की हत्या के लिए उकसाया था। सोचिए, एक पिता से यह उम्मीद की जाती है ना कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा देगा, गलत काम से बचने को कहेगा, और अगर वो फिर भी गलत रास्ते पर बच्चा जाएगा तो उसकी सही मार्गदर्शन करेगा, बोलेगा, समझाएगा। लेकिन यहां तो एक पिता पर ही आरोप लग रहा है कि उसने अपने बेटे से कहा कि बकरीद के दिन इस हिंदू लड़के को हलाल कर दे, और इससे यह भी पता चलता है कि इस पिता की क्या मानसिकता रही होगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जो किसी से पैसे लेने के लिए अपने घर के पास आया था, लेकिन जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसने असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की और इसी दौरान पुलिस का कहना है कि असद ने उस पर गोलियां चलाई, जिससे मुठभेड़ में वो मारा गया और एक आरोपी घायल होने के बाद फरार हो गया। अजीब बात यह है कि जो विपक्षी नेता इस हिंदू लड़के की मौत पर अब तक चुप थे, वो असद के एनकाउंटर के बाद सक्रिय हो गए हैं। ये कह रहे हैं कि असद का एनकाउंटर नहीं हुआ है, बल्कि पुलिस ने उसे एक फर्जी मुठभेड़ में जान से मारा है और असद को इंसाफ मिलना चाहिए। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि असद के लिए इंसाफ मांगने वाले वही नेता हैं जिन्होंने उस हिंदू लड़के पर एक शब्द नहीं कहा जिसे असद ने बेरहमी से मारा था। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश होगा जहां पीड़ित का धर्म अगर हिंदू हो तो उस पर चुप्पी रखी जाती है, और आरोपी का धर्म अगर मुस्लिम हो तो उसे इंसाफ दिलाने के लिए शोर मचता है। इस मामले में यह हो रहा है, और यह सिर्फ हमारे नेता करते हैं। खोड़ा के कई मुस्लिम परिवार असद के एनकाउंटर से दुखी नहीं है, लेकिन हमारे कुछ नेता जरूर हैं। हालांकि इस हिंदू लड़के की मां का कहना है कि उसे पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब एक नहीं बल्कि सभी 5 आरोपियों का पुलिस एनकाउंटर करेगी। सबका एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। आपने जो मांग की थी एनकाउंटर की वो तो पूरी कर दी है? हाँ, वो कर दिया, लेकिन मेरे सामने मुझे तसल्ली जब ही होगी जब मुझे तस्वीर दिखाई जाएगी। बाकी उसके परिवार के साथ में लड़के थे उनका भी एनकाउंटर इसी प्रकार होना चाहिए जैसे इसका हुआ। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के कई विपक्षी नेता असद के एनकाउंटर पर दुख जताते हुए उसके खिलाफ इंसाफ मांग रहे हैं, तब खोड़ा में असद के पड़ोसी और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग उसके एनकाउंटर से खुश हैं और ये कह रहे हैं कि असद ने जो किया वो गलत था, वो उसके एनकाउंटर का समर्थन करते हैं। ये भी सुनिए। गलत किया है, बहुत ज्यादा गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरे तो ये सोचा उसका तो एनकाउंटर हो जाए, उसके 7 वाले पकड़े गए ना, उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। भाजपा जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। हमारे हिसाब से तो बच्चा मरा वो बहुत गलत मरा और हमें उसका अफसोस है। अब एनकाउंटर हुआ, मैं खुशी इस बात की, इससे बच्चों को सीख मिलेगी। जो ये नई नई उम्र के लड़के हैं जो सुबह शाम आवारागर्दी करते फिरते हैं, दोस्ती यारी में करते फिरते हैं, उन्हें इससे बहुत ज्यादा सीख मिलेगी। बिल्कुल गलत हुआ है, जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। भाई के साथ में इंसाफ मिलना चाहिए और उसका जो एनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ, हम लोग खुश हैं। झगड़ा था तो कंप्लेंट दे सकता था, उससे अगर दिक्कत थी उसे छुरी मारने की जरूरत क्या थी? पूरा माहौल खराब हो गया, एक कम्युनिटी को दिक्कत है, सबको मतलब हो गई मुझसे। नहीं, एनकाउंटर हुआ बहुत बढ़िया हुआ, हम तो बड़ी खुशी है इस चीज की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जिससे हम कहते हैं कि ऐसे ही कार्रवाई करें जैसा करिए, किसी की हिम्मत नहीं करेगी कि किसी का एनकाउंटर वो कर दे, घटना कर दे। ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए, हम खुशी इस चीज की। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े शब्दों में ये कहा है कि अगर सामने खरदूषण खड़े होंगे तो शस्त्र भी जरूर उठाए जाएंगे। सुनिए।
आपने देखा होगा बकरीद के अवसर पर किस किस प्रकार की हरकतें हो रही थी। वो तो गनीमत है कि सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हुए हैं। और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। हम सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण है, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था। क्या आपको 26 साल का तरुण याद है जिसकी इसी साल होली के मौके पर हिंसक भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी? कसूर क्या था तरुण का? सिर्फ इतना कि उसकी 11 साल की छोटी बहन ने होली के मौके पर एक गुब्बारा फेंका था जिससे वहां से गुजरने वाली एक मुस्लिम महिला को रंग लग गया था। इसके बाद तरुण के परिवार ने इस महिला से माफी भी मांगी और ये कहा था कि उनकी बच्ची से गलती हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी जब इस मुस्लिम परिवार के लोगों ने तरुण की लिंचिंग की, उसकी हत्या कर दी, तब भी हमारे देश में कुछ लोगों ने यही कहा कि आखिर इस हिंदू परिवार को रंग फेंकने की जरूरत क्या थी। और सोचिए, उस वक्त इन लोगों ने तरुण की हत्या को जायज ठहराने की कोशिश की और आज ये सूर्या की हत्या को ये कहते हुए सामान्य बता रहे हैं कि ये दो दोस्तों का निजी मामला था। और हमारे देश में दो दोस्तों के बीच इस तरह की आपराधिक घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। हम भी कहेंगे बिल्कुल हो चुकी है, अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। लेकिन यह भी सच है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़के को बकरीद के दिन यह कहकर मारा हो कि वो उसे बकरा हलाल होते हुए दिखाएगा। और यहां बात सिर्फ एक हिंदू लड़के की हत्या की नहीं है, यह बात आपसी विश्वास और भरोसे की भी है। हमारे देश में ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जिनके दोस्त मुस्लिम हैं, कितने हिंदू होंगे जो मुस्लिम बहुल इलाकों में रहते हैं, जिनके मुस्लिम परिवारों से अच्छी मित्रता होगी, बहुत अच्छे संबंध होंगे। सोचिए, घटना इन लोगों के भरोसे पर कैसे प्रहार करेगी। अगली बार क्या कोई इस तरह से भरोसा कर पाएगा अपने दोस्त पर? यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच भरोसे की यह दरार पहले से कई जगहों पर आप देखेंगे काफी चौड़ी हो चुकी है। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च के मुताबिक भारत के 36% हिंदू परिवार नहीं चाहते हैं कि उनका पड़ोसी कोई मुस्लिम परिवार का हो, जबकि 16% मुस्लिम परिवार नहीं चाहते हैं कि उनका पड़ोसी कोई हिंदू हो। यहाँ हिंदुओं का आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 2011 की जनगणना कहती है कि हमारे देश में अधिकतर मुस्लिम एक ही इलाके में संयुक्त रूप से रहते हैं, लेकिन कई मुस्लिम जो है ऐसे भी हैं जो हिंदू इलाकों में जाकर रहते हैं और जिनका आज भी कई जगहों पर आप देखते हैं धार्मिक टकराव होता है। हमारे देश में लव जिहाद का मुद्दा उठाने पर हिंदू पक्ष की आलोचना होती है, लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि हिंदू इस मामले में मुसलमानों से ज्यादा उदार होते हैं। 67% हिंदू दूसरे धर्मों में महिलाओं की शादी करने का विरोध करते हैं, जबकि मुसलमानों में यही आंकड़ा 80% है। हालांकि जब पुरुषों को दूसरे धर्म में शादी करने से रोकना हो तो मुसलमानों में यही आंकड़ा 76% हो जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसी जो घटनाएं हैं वो हिंदू मुस्लिम की खाई को चौड़ा करती है। जब हमारे देश में इस पर दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं तो इससे भारत की धर्मनिरपेक्षता उसको भी बड़ा धक्का लगता है। आपको ये बताते हैं कि हमारे देश के युवाओं को इस देश की सरकार से क्या चाहिए। वो आखिर कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके एग्जाम देते हैं। ऐसे बच्चे जो भारत का भविष्य है। भारत में ऐसे युवाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में उच्च शिक्षा हासिल करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ये मान ले कि हर छात्र के परिवार में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे तो यह आंकड़ा 25 करोड़ हो जाता है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है।
भारत में रशिया जैसे लगभग 2 देशों की आबादी सिर्फ उच्च शिक्षा के जरिए अपना करियर, अपना भविष्य बनाने का सपना देख रही है। और इन करोड़ों बच्चों ने इस भविष्य के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। लेकिन सोचिए, इन बच्चों को हमारे सिस्टम से, हमारी व्यवस्था से, हमारी सरकार से मिल क्या रहा है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर हर साल कम से कम 2 परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। अकेले पिछले 20 सालों में भर्ती परीक्षा से जुड़े 60 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। ये आंकड़े सिर्फ भर्ती परीक्षाओं के हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में दाखिले के लिए जो अलग से परीक्षाएं होती हैं, वो भी इस पेपर लीक की बीमारी से बची नहीं है। इस साल 22,79,000 छात्रों ने नीट यूजी की परीक्षा के लिए आवेदन दिया था। पेपर लीक हुआ, कहानी खत्म नहीं हुई। ये कहानी यूं ही चलती रहती है और इसके किरदार में नाम बस बदलते रहते हैं। कभी नीट यूजी का पेपर लीक होता है, कभी सीबीएसई की परीक्षा में गड़बड़ी, कभी सरकारी नौकरियों का पेपर लीक होता है और कभी कुछ और। कल्पना कीजिए, जिन बच्चों ने ईमानदारी से पूरे साल मेहनत की हो, खाना पीना सब भूलकर पढ़ाई की हो, दिन रात जगकर, उनका मनोबल इस पेपर चोरी से कैसे टूटता होगा। और ये भी सोचिए कि पेपर चोरी होती कैसे है। आज हमने पेपर लीक से जुड़े कई मामलों को देखा, जिनमें यह बात निकल कर आई कि पेपर लीक करने और कराने वाले लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती है। ये 0.1% से भी कम होते हैं, जो 99.9% ईमानदार मेहनती छात्रों का भविष्य अपनी बेईमानी से बर्बाद कर देते हैं। और यहां बात सिर्फ इन बेईमानों की नहीं है। बहुत सारे टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स भी ऐसे हैं जो ईमानदार टीचर्स और कोचिंग सेंटर्स की मेहनत को निगल जाते हैं और इसके बाद ये खुद को मसीहा बताते हैं। जैसे नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ, उसमें 3 आरोपियों को आज अदालत ने 15 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। इनमें भी सीधा सीधा कोचिंग सेंटर का कनेक्शन निकला है। एक है डॉक्टर मनोज शिरूरे, दूसरे हैं तेजस शाह और तीसरे हैं मनीषा संजय हवलदार। इनमें तेजस शाह पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के टीचर्स थे, जबकि मनीषा संजय हवलदार पुणे के एक सरकारी स्कूल में नौकरी करती थी। और एनटीए ने इस महिला टीचर को नीट यूजी परीक्षा के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसके कारण इस महिला टीचर के पास फिजिक्स का पेपर सबसे पहले आना था। लेकिन जानते हैं इसके बाद क्या हुआ? इस महिला टीचर ने इस पेपर को एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को बेच दिया। खरीदने वाला कौन? कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर। और इसीलिए हम लगातार आज तक पर कोचिंग माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के जरिए इन लीक किए गए पेपर्स को बेचा और खरीदा जाता है। जानते हैं इसने क्या किया? उसने फोन करके इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर को सारे सवाल लिखवाए और बाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस टीचर ने यही सवाल नोट करके लीक कर दिए। और ऐसा सिर्फ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने नहीं किया। महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लासेस नाम के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके डायरेक्टर शिवराज मोटेगांवकर ने इसी तरह की साठगांठ से पेपर लीक कराया। और यह फिर इस कोचिंग सेंटर के साथ पहली बार नहीं हुआ है। साल 2024 में जब नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब भी गुजरात पुलिस ने रॉय ओवरसीज नाम के कोचिंग सेंटर के 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जो इस बेईमानी में शामिल थे। 2024 में ही जब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तब भी इसके पीछे लखनऊ का एक कोचिंग सेंटर था, जिसके टीचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबकि 2022 में जब राजस्थान में सरकारी नौकरी और 2021 में सरकारी टीचर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, तब भी इसमें कोचिंग माफिया का नाम सामने आया था। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तथ्य बताते हैं कि पेपर लीक के अधिकांश मामलों में कोचिंग माफिया की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो पेपर बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री इसलिए फैली क्योंकि हमारी सरकारी जो व्यवस्था है, सरकारों ने शिक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर हमारे देश में सरकारों की ओर से शिक्षा पर ध्यान दिया गया होता, तो कोचिंग इंडस्ट्री कभी भी इतनी बड़ी नहीं होती जितना हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का 6 महीने का बजट है। 2022 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री 58,000 करोड़ रुपए की थी, जो 2 साल बाद 2028 में 1,33,000 करोड़ रुपए की होने वाली है, जबकि पूरे देश के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बजट ही 1,39,000 करोड़ रुपए का है। अब कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा विस्तार कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के करोड़ों माता पिता की गाढ़ी कमाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है, जहां कई बार झूठे सपने बेचे जाते हैं। झूठे सपने कैसे?
उसके लिए ये आंकड़े देखिए। ये कोचिंग सेंटर्स आपको अच्छे अच्छे विज्ञापन दिखाते हैं, दावा करते हैं कि अगर आपने अपने बच्चों को इनके यहां भेजा तो वो यूपीएससी, नीट, जेईई, सरकारी नौकरी की परीक्षा जरूर पास कर लेंगे। कई बार तो विज्ञापनों में 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एक ही बच्चे की तस्वीर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है, ये मेरे कॉलेज में पढ़ा है। कई बार हम लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं, हकीकत में ये विज्ञापन कई बार कोरा झूठ होते हैं। उदाहरण के लिए केंद्र सरकार ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले बहुत बड़े कोचिंग संस्थान पर जुर्माना लगाया। जुर्माने का कारण क्या था? इन कोचिंग संस्थानों ने इन छात्रों को भी अपना छात्र बताकर अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन छपवा दिए थे जो उनके यहां पढ़े ही नहीं थे। और ऐसा सिर्फ एक मामला नहीं है, ये धांधली कई बड़े कोचिंग संस्थान कर रहे हैं। और इसीलिए हम ये आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालना है तो हमें #कोचिंग माफिया का अंत करना ही होगा। अब सवाल यह कि सोचिए आप, केंद्र सरकार ने 60 नोटिस जारी किए और इन पर 1,46,00,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे ऐसे बच्चों के इन्होंने इश्तेहार में अपने फोटो डाले जिन्होंने इनके यहां पढ़ाई नहीं की थी। उन बच्चों ने कंप्लेंट की जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लेकिन सोचिए उन माता पिता के साथ कितनी बड़ी बेईमानी है जो इन कोचिंग संस्थानों के झांसे में आकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। गाड़ी कमाई से स्कूल की भी फीस देते हैं जो सिर्फ एक डमी स्कूल रह जाता है क्योंकि वहां पर सिर्फ अटेंडेंस और बाद में वहां से सर्टिफिकेट मिलता है। असल पढ़ाई करने के लिए इन बच्चों को भारी भरकम फीस देकर कोचिंग सेंटर में ही भेजा जाता है और कई प्राइवेट स्कूल्स तो खुलकर ये कोचिंग सेंटर्स अपने स्कूल में ही चलाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स इन कोचिंग सेंटर्स को अपने तौर पर चलाते हैं और पेरेंट्स से कहते हैं कि क्लास में आपका बच्चा ठीक नहीं कर रहा, आप कोचिंग सेंटर में डाल दीजिए, इसको हम लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अब सवाल यही है कि आप स्कूल की भी फीस दे रहे हैं, यानी ड्यूअल फीस, 2 फीस कमाई करने का ये पूरा फॉर्मूला बन गया है। हैरत की बात यह है कि ये कोचिंग संस्थान बच्चों के मसीहा बनते हैं लेकिन इसकी फीस का कोई हिसाब नहीं होता। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए नीट की तैयारी पर एक छात्र जानते हैं कितना खर्च करता है? 4 लाख रुपए औसतन। इसका पूरा ब्रेकअप भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंजीनियरिंग के सरकारी कॉलेजेस में दाखिले के लिए जेईई की तैयारी पर हर छात्र 4 से 5 लाख रुपए खर्च करता है। सारा पैसा कोचिंग संस्थानों के पास जाता है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीएससी ऐसी सरकारी नौकरियों की तैयारी पर 1 से 2 लाख रुपए खर्च होता है। और जब ये छात्र कोचिंग संस्थानों के वादों के बाद भी फेल हो जाते हैं तो मसीहा बनने वाले ये कोचिंग संस्थान कभी फेल हुए छात्रों की फीस वापस लौटाते हैं क्या? तब सारा का सारा ठीकरा इन बच्चों पर फोड़ दिया जाता है कि आपके बच्चे ने ही मेहनत नहीं की, आपके बच्चे की वजह से नहीं हुआ, जबकि वो मेहनत सारे बच्चे उसी तरीके से करते हैं। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है जिसमें यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8,052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना यूट्यूब पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है और बहुत सारे शिक्षा यूट्यूब पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद यूट्यूब पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने यूट्यूब वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं। जानते हैं ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के मां बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते।
इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट और बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं। कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं। ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। YouTube पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही। मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। आपका हर व्यू, हर क्लिक, हर शेयर, हर कमेंट, हर सब्सक्रिप्शन किसी ना किसी की कमाई में बदलता है। यानी इनके लिए छात्र अब विद्यार्थी कम डिजिटल संपत्ति ज्यादा बन गए हैं। और ये छात्र जब अपना समय इन YouTube टीचर्स को देते हैं तो बदले में इन्हें क्या मिलता है? कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती, जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। हम एक बार फिर से यह बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार YouTube टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है। वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यही है कि अपना इमेज बनाने के लिए आ रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए आ रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए ऐसे ग्रैब्स भी लगते हैं, वो जो आप YouTube पर देखते हैं ना, जिसको देखकर बच्चे क्लिक करते हैं, ऐसे ग्रैब लिखते हैं जिसे बच्चों की तैयारी से कोई लेना देना होता ही नहीं। थंबनेल भी जिसे कहा जा सकता है। इनकी पढ़ाई भी कंटेंट है और ये कंटेंट जितना भावनात्मक होगा कमाई ज्यादा होगी। यही वजह है कि सब कुछ पढ़ाने से ज्यादा दिखाई देने में व्यस्त है। यहां भी ज्यादा परेशानी नहीं है। भाई जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। लेकिन इस बात पर तो सवाल पूछा जाएगा कि आप क्लासरूम में बैठे हैं तो आपका व्यवहार ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब किताबों पर, कोर्स पर ध्यान नहीं है, पर्सनल ब्रांड बनने पर है, खुद की मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान है। सवाल यही है कि विवादित बयान, जो दिन भर का सबसे बड़ा मुद्दा हो, उस पर विवादित बयान देकर हर ट्रेंड पर प्रतिक्रिया, क्योंकि YouTube के एल्गोरिदम को शिक्षक नहीं चाहिए। और इसीलिए आज हम बार बार उन शिक्षकों को याद कर रहे हैं जो आज भी ईमानदारी से YouTube पर वीडियोस डालते हैं, क्योंकि उनको व्यूज नहीं मिलता है। YouTube भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्रमोट करता है, उन्हें एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स चाहिए। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, अगर कोई टीचर अपशब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? आप एक बार जाकर इनके YouTube अकाउंट्स को चेक कीजिए जिन्हें इन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है, आपको पता चल जाएगा। YouTube पर व्यूज के अलावा शिक्षा से जुड़े कंटेंट पर ज्यादा पैसा मिलता है। इतना पैसा मिलता है आप कल्पना नहीं कर सकते। फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, AI के बाद एजुकेशनल कंटेंट पर हर 1000 व्यूज पर सबसे ज्यादा 80 से 180 रुपए मिलते हैं, जबकि न्यूज कंटेंट पर 50 से 120 रुपए। अगर किसी यूट्यूबर टीचर के 10 मिलियन व्यूज हैं
तो वो सिर्फ एक वीडियो से ही 8 से 18 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। और यही पैसे के लिए ब्लैक बोर्ड लगाकर जो तमाम बातें, जिसमें चर्चा तो ये होती है कि वो क्लास लेने आए हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर कई बार बहुत भद्दी भाषा का ऐसे शब्द जो हम टीवी पर रिपीट नहीं कर सकते हैं, और ये अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। फिर ये अपने फॉलोअर्स को इस बात के लिए भी उत्तेजित करते हैं कि वो दूसरों पर अपशब्द बोले, दूसरों के खिलाफ बोले। कोई शिक्षक ऐसा कर सकता है क्या? हमारे देश में बार बार कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी है। सोचिए, इस युवा आबादी की मेहनत का सम्मान कहां हो रहा है? जब हमारे मेहनती छात्र, हमारे सिस्टम ऐसे स्टार यूट्यूबर्स द्वारा ठगे जाते हैं, तो वही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार संघर्ष करता है। ये हीरो बने रहते हैं, लेकिन सिस्टम की नाकामी को बाहर लाने वाले छात्रों के संघर्ष की कोई बात नहीं करता। बच्चे मेहनत करते हैं, सोचिए, लेकिन तमाम ऐसे जो व्यूज बटोरने वाले हीरो हैं, वो हीरो बनते हैं, वो हंसी ठहाके लगाते हैं, नाच गाना करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेहनत से जो असल टीचर्स पढ़ाते हैं, वो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए हीरोगिरी नहीं करते, लेकिन कोचिंग माफिया स्कूल को डमी स्कूल बना देता है। आज सवाल है कि एक बार जाकर उन छात्रों के पास देखिए जिनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी है, और आप हंसी अट्ठहास कर रहे हैं। किसी मां ने अपने कंगन, अपने गहने गिरवी रखे, किसी माता पिता ने लोन लिया, आज भी वो इस लोन की किश्तें चुका रहा है, उम्मीद पर जी रहा है कि उसका बच्चा उन्हें गरीबी के इस दलदल से कैसे निकालेगा। लेकिन ऐसे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बच्चों को बस सब्सक्राइबर बना देते हैं, और जब वो देखते हैं तो उनको पढ़ाई कम, शिक्षा कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा मिलता है, वो भी सस्ते किस्म का एंटरटेनमेंट। देखिए, दिल्ली के दो इलाके मुखर्जी नगर और करोल बाग देखा जाता है यूपीएससी तैयारी का हब माना जाता है, यूपीएससी का मक्का माना जाता है। पर इन इलाकों में कैसे बच्चे जो हैं संघर्ष कर रहते हैं। एक तरफ तो लाखों की फीस जो इंस्टीट्यूशंस को वो देते हैं, और दूसरी तरफ अपना गुजर बसर करना। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिन्होंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है। कई बार वो मेंस का पेपर भी लिख चुके हैं, कई बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं। पूरा जो हो रहा है एक गठबंधन के तौर पे गठजोड़ बन चुका है विभिन्न कोचिंग माफियाओं का, जो कि ना बच्चों को क्वालिटी दे पा रहे हैं, ना बच्चों को सही से गाइड कर पा रहे हैं। बस उनका एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि अधिकतम एडमिशन हम कैसे लें। क्लास में हजारों लड़कों को बैठा दे रहे हैं, है ना, वो बेचारे क्लास कर रहे हैं, और 10-15 जो सेलेक्टेड होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रील बना ले रहे हैं, उनका टॉपर सेमिनार करा दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब्सिडी दे रहे हैं उन टॉपर्स को खरीदने के लिए। बड़े जितने भी रील बना रहे हैं, कोई भी आप चाहे मुखर्जी नगर में हो, यहाँ पे हो, जितने बड़े संस्थान का आप नाम जानते हो, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा रहा। वो केवल रील्स बनाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, पर पढ़वाते दूसरे से हैं, और उनसे कम से मिनिमम पैसे वाला टीचर चाहिए। पता चला दूसरा 50,000 मांग रहा है, उनको 40,000 वाला मिल जाए, 40,000 पढ़वाएंगे। उनसे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वांटिटी, कितने स्टूडेंट आ जाएं, रील बनवाएंगे, एडवर्टाइज करेंगे। कोचिंग का आप सर कितना देते हैं, किराए का आप कितना देते हैं, खाने पीने का अगर आप खर्चा लगाएं तो महीने का आप कितना लगा देते हैं? कोचिंग का तो लगभग 1.5 लाख रुपए फीस जब आया था, मैंने यहाँ पे किया था आज से 3-4 साल पहले। और खाने पीने का मिला के 8.5 रेंट है, वाईफाई, आरओ का रेंट, बिजली, न्यूज़पेपर, खाना पीना में लगभग 20-22 रुपये महीने में लगभग लग जाता है। रील और रियल लाइफ में यही अंतर है कि अब आप देख लीजिए, रियल लाइफ का संघर्ष देख लीजिए। यहाँ एक छोटे से कमरे में हम लोग कैसे गुजारा करते हैं, और ऊपर से रेंट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गंदी हवा में जीते हैं, और यहाँ गंदी सड़कें हैं, यहाँ पार्क गंदे हैं, और ऊपर से अब तो यहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है कि गर्मी में इस कमरे में रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल में, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में राज कर रही तृणमूल कांग्रेस में अब फूट पड़ने लगी है। हालात ये हो गए हैं कि बंगाल में टीएमसी के 80 विधायकों को एक मंच पर लाना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल हो गया। सोचिए, कौन कल्पना कर सकता था कि ममता बनर्जी
ममता बनर्जी एक तो 80 विधायक उनकर चुनकर आए और वो अपने विधायकों को एक साथ अपने बैठक में नहीं बुला पा रही हैं। चुनाव हारने के बाद ये तीसरी बार हुआ है जब ममता बनर्जी की बात उनके ही विधायक अनसुना कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले दीदी की एक आवाज पर सारे विधायक एक सुर में उनके नाम का जाप करते थे, लेकिन अब वो अपने 80 विधायकों को बुलाती हैं तो हर बार गिनती कम होती जाती है। जैसे चुनाव हारने के बाद उन्होंने 6 मई को जीते हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी। जानते हैं 70 विधायक ही पहुंचे, 10 विधायक नहीं पहुंचे। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जैसे पदों पर समर्थन को लेकर चर्चा होनी थी। अब हारने के बाद ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही हैं वो किसी तरह से अपनी पार्टी को एकजुट रखें, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने 19 मई को एक और बैठक बुलाई तो इसमें पार्टी की आगे की रणनीति तय करनी थी, लेकिन इसमें 80 विधायकों में से इस बैठक में 35 विधायक इस बार गायब थे। पहली बैठक में 10 विधायक गायब, दूसरी बैठक में 35 विधायक गायब। फिर ममता बनर्जी ने 31 मई को विधायकों की एक और बैठक बुलवाई, लेकिन इस बैठक में केवल 20 विधायक पहुंचे थे, यानी 60 विधायक गायब थे। कहा तो ममता बनर्जी को उम्मीद थी कि हार के बाद उनके सभी विधायक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, लेकिन यहां तो स्थिति दिन ब दिन खराब हो रही है। दावा यह किया जा रहा है कि टीएमसी में फूट पड़ चुकी है और अब धीरे धीरे सारे नेता विधायक ममता बनर्जी से कन्नी काटने लगे। मीटिंग्स में विधायकों के ना पहुंचने की एक बड़ी वजह पार्टी के अंदर मौजूद गुटबाजी है। हमेशा से ममता और अभिषेक बैनर्जी के करीबियों को मुख्य पदों पर नामित कर दिया जाता है। इस बार विधायकों का गुस्सा इस बात पर है कि नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए उनकी राय क्यों नहीं ली गई। दरअसल अभी तक पार्टी में ममता या अभिषेक बैनर्जी वीटो पावर वाले नेता थे और उनकी बात सभी को माननी होती थी, लेकिन जो हाल इस बार के चुनाव में हुआ उसको देखते हुए पार्टी के विधायकों ने पहली बार मनमानी के खिलाफ अपनी बात रखी। ये मनमानी 6 मई से शुरू हुई। 6 मई को टीएमसी की पहली बैठक हुई थी जब विधानसभा सचिवालय को एक चिट्ठी भेजी गई जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष और फिरहाद हकीम को मुख्य सचेतक यानी चीफ विप बनाया गया। विधानसभा स्पीकर ने विधायकों के समर्थन वाला आधिकारिक पत्र मांगा। अब 13 मई को सांसद और टीएमसी की महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने खुद के दस्तखत वाली एक चिट्ठी भेज दी, लेकिन इसके बाद फिर से विधायकों की सहमति वाली चिट्ठी मांगी गई। इसी समर्थन को हासिल करने के लिए 19 मई को जो बैठक हुई उसमें 70 विधायकों के दस्तखत वाली एक चिट्ठी तैयार की गई, जबकि इस बैठक में केवल 45 विधायक पहुंचे थे, 35 विधायक आए ही नहीं थे। विधायकों ने आरोप लगाया कि अभिषेक बैनर्जी ने उनके नाम पर जाली दस्तखत करके पत्र भेजे थे। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर अब इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई। सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को जांच में शामिल होने विधायकों के समर्थन वाले पत्र की ओरिजिनल कॉपी मांगी। इस मामले की जांच में तेजी इतनी है कि सीआईडी की टीम आज ही अभिषेक बैनर्जी के घर भी पहुंच गई। टीएमसी के विधायकों में ममता और अभिषेक बैनर्जी की इसी मनमानी को लेकर गुस्सा है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनके नेताओं को बीजेपी डरा रही है। তৃণমূল কংগ্রেসের এমএলএদের পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों को पुलिस धमका रही है। उन्हें पार्टी तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। पहले पुलिस का फोन आता है, फिर बीजेपी दफ्तर से। क्या यही लोकतंत्र की मिसाल है? आपने थोड़ी बहुत लूटपाट करके चुनाव जीता। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसके बजाय आप बेकार का काम क्यों कर रहे हैं? आप घटिया काम क्यों कर रहे हैं? এটা গণতন্ত্রের নমুনা। এক তো লুট করে আপনারা ভোটে জিতেছেন। अभी तक वो पार्टी को अपने हिसाब से ममता बनर्जी चला रही थी, अब उनके लिए मुश्किल आ रही है, इसीलिए आज परेशानी सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से सत्ता में होने की वजह कोई भी उनके फैसलों पर पहले सवाल नहीं उठाता था, लेकिन अब टीएमसी के हार के बाद हर स्तर का नेता जो पार्टी के डिसीजंस है उन पर गुस्सा दिखा रहा है। 24 मई को बारासात जिले के अध्यक्ष टीएमसी सांसद डॉक्टर काकोली घोष तहसीलदार ने पद से इस्तीफा दिया। उनका कहना था कि वो पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार से नाराज थे। 26 मई को टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने अराजकता का अंत कर दिया है। इसके बाद 27 मई को सांसद काकोली घोष टीएमसी के 6 विधायकों के साथ सीएम शुभेंदु अधिकारी के सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंच गई। इसे बीजेपी के साथ उनकी बढ़ती करीबी के तौर पर देखा गया। 27 मई को ही टीएमसी के 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से एक बंद कमरे में मुलाकात की, फर्जी हस्ताक्षर वाले समर्थन पत्र की शिकायत की।
ममता बनर्जी ने जब इन दोनों विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। 28 मई को टीएमसी नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी मास लीडर, पूरी हिंदुस्तान के पैमाने में ममता दीदी जैसे, तो उनका जो काम करने का था पार्टी उससे हट कर, ये अभिषेक बनर्जी का, लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप अभिषेक का बहुत करीब है, तो मैं बोला कभी देखे हैं कि अभिषेक बनर्जी का जन्मदिन में केक लेकर 7 घंटा 8 घंटा ऋतुव्रत कभी खड़ा हुआ? आज अगर नैतिकता के लिए हम लोग को दल से सस्पेंड किया गया है, हम लोग बहुत खुश है, क्योंकि अगर नैतिक काम करना हर विधायक का कर्तव्य है, वही हम लोग किए हैं, और दल अनैतिक काम को ही समर्थन करता है। आज दल के इस पदक्षेप से ये साफ जाहिर हो चुका है। और आज ही ऑनरेबल सीएम सुरेंद्र अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा। अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। अगली खबर शुरू करने से पहले आप ये तस्वीरें देखिए। 31 मई की शाम करीब 5 बजे चाइना के एक चमकते हुए शहर हार्बिन के आसमान में एक ऐसा तूफान उठा जिसे देखकर लोग कांप उठे। प्रकृति के ऐसे रूप की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान से कोई मामूली बादल नहीं, बल्कि एक दैत्याकार गगनचुंबी दीवार पूरे शहर को निगलने के लिए जैसे आगे बढ़ रही थी। मतलब किसी हॉलीवुड की आपदा वाली फिल्म आपने देखा ही, ऐसी तस्वीर, मतलब जिसे देखकर इंसान डर जाए। जो हमने डूम्सडे और प्रलय के दिन के बारे में तमाम कहानियां सुनी, लगे अचानक कि वही हो गया है। चाइना के हीलोंगजेंग प्रांत की ये खबर है, जहां राजधानी हार्बिन की ये खौफनाक तस्वीर है। इस रेतीले तूफान में हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इन विनाशकारी हवाओं ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। सड़कों पर भागते लोग, जान बचाने के लिए बंकर्स की तरफ दौड़ते छात्र और हवा में उड़ती लोहे की छतें गवाही दे रही थी कि उस शाम हार्बिन में कुदरत का सब्र टूट चुका था। खेल के मैदानों से लेकर हाईवे तक देखते ही देखते इस धूल के बवंडर ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह सोख लिया। कुछ मिनटों के भीतर गहरी काली रात में तब्दील हो गया दिन। विजिबिलिटी घटकर शून्य हो गई। गाड़ियां जहां की तहां थम गई। गाड़ियों की हेडलाइट्स और आसमान में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स भी इससे घने रतीले बवंडर को पार नहीं कर पा रही थी। सांस लेना दूभर था। आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ धूल का राज था।